हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। दोस्तों अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, कोई सा भी वनडे एग्जाम है तो इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। पॉलिटी आपने बहुत जगह पढ़ी होगी, लेकिन दोस्तों आज मैं ऐसी क्लास आपके लिए लेकर आया हूं, ऐतिहासिक क्लास इसको आप बोल सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में सीधा आपको नंबर दिलाएगी, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेगी। बस आप कॉपी कलम लेकर इसके वन लाइनर नोट्स जरूर बनाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज सारी पॉलिटी आपको 1 घंटे के अंदर याद होने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों हमसे पहला सवाल पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज जितने सवाल मैंने लिए हैं सारे सवाल किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। हर सवाल का मैं एक बारीक से पोस्टमार्टम करने वाला हूं। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, रूस से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नोट करके रखिएगा दोस्तों, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों अमेरिका से और क्या लिया गया, तो इसको भी आप लिख लें, मौलिक अधिकार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये दोस्तों कहां से लिए गए हैं? ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में किया गया? भाग नंबर 3 में किया गया है। इसको भी आप लिखेंगे, कौन से भाग में? भाग नंबर 3। और दोस्तों एक सवाल आपसे एसएससी में पूछा जाता है कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो दोस्तों भाग 3 को ही कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से दोस्तों क्या लिया गया? डीपीएसपी। आपको याद होगा डीपीएसपी यानी कि दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग 4 में। कौन से भाग में है? भाग नंबर 4 में। अगर हम बात करें रूस, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 4A। इसको भी आप नोट कर लें। और दक्षिण अफ्रीका, यहां से क्या लिया गया? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, इसकी प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसको आप याद रखें। 1 से 2 सवाल मैं आपको और बताता हूं, उसको भी आप नोट करें। अगर आपसे सवाल पूछा जाए एकल नागरिकता, इसका प्रावधान कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। इसको आप लिखते चलें अपनी कॉपी में। और दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है आपसे, समवर्ती सूची की अवधारणा, ये कहां से ली गई है? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवाल नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि दोस्तों आपको उपराष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति बनना है, राज्यसभा का मेंबर बनना है, लोकसभा का मेंबर बनना है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो नोट करके रखिएगा। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, अगर आपको दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अब बात करते हैं राज्यसभा की। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, किसका? अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। अगर आपको दोस्तों भारत का प्रेसिडेंट बनना है, अगर आपको भारत का गवर्नर बनना है यानी कि किसी राज्य का गवर्नर बनना है, या अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है यानी कि उपराष्ट्रपति बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है, सबको पता है। याद कीजिएगा दोस्तों, वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा दोस्तों वोट डालने की जो उम्र है 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। अगर आपको दोस्तों प्रधानी के चुनाव लड़ने हैं या दोस्तों या जो भी दोस्तों आपको मेंबरी के चुनाव लड़ने हैं, तो आपकी उम्र लगभग कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। इस बात को भी आप लिख लें, ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। इससे बाहर सवाल आपका कोई परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आपात अनुबंध का उल्लेख किस भाग में दिया गया है? लगाइएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल है। भाग 4, भाग 4A, भाग 18, भाग 20। यहाँ पर 2 भाग तो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, तो दोस्तों आपके 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। आपात अनुबंध, इसका उल्लेख कौन से भाग में है? तो नोट करके रखिएगा, भाग 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर
आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों आपको याद होगा आपात भी 3 प्रकार के लगते हैं। एक होता है दोस्तों राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन, फिर होता है दोस्तों वित्तीय आपात। आपको दोस्तों याद होगा आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखने, परीक्षा में कभी भी पूछ सकते हैं सवाल। आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपात। ये तीनों बातें आपको नोट करनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन दिया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों भाग 4 में क्या था? याद कीजिएगा डीपीएसपी। भाग 4A में क्या था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य, इनको भी आप याद रखें। दोस्तों भाग 2 इसमें क्या है? इसमें दोस्तों नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 में, इसको भी आप लिखते चलें, सवाल अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया था। यहां से मैं आपको 4 से 5 डेटें नोट करा देता हूं, नोट कर लेना। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, सीधा सवाल आपको देखने को मिलेगा। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950। दोस्तों आपको बता दें उद्देश्य प्रस्ताव इसको कब पारित किया गया था, तो नोट करके रखना 13 दिसंबर 1946 को इसको पारित किया गया था। लेकिन अगर सवाल ऐसे पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कब किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। इसको दोस्तों एक्सेप्ट किया गया था, इसको स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा, इसको आप नोट करेंगे। पारित कब किया गया? 13 दिसंबर 1946। स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947। आपको याद होगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगर हम बात करें 22 जुलाई 1947, इसको दोस्तों क्या हुआ था? तो आपको याद होगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसको दोस्तों कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा? 22 जुलाई 1947 को। अब याद कीजिएगा 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है और जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इन दोनों को दोस्तों कब अपनाया गया था? इन दोनों को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसको भी आप याद रखें। अब याद कीजिएगा दोस्तों हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब आपका दोस्तों कमेंट करके बताएं कि हमारे संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया? 13वें संविधान संशोधन के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये चारों संविधान संशोधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दें सिक्किम, इसको अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कई बार पूछ लिया जाता है कि दोस्तों ये 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है कब का? 1975 का है। इसको भी आप नोट करते चलें। अगर हम बात करें 13वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों नागालैंड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो नोट करके रखिएगा 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर हम बात करें 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके द्वारा दोस्तों गोवा को, किसको? गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया। और कब का है? 1987 का है 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और दोस्तों एक सवाल और आपसे पूछा जाता है कि गोवा किसका उपनिवेश था? गोवा जो था पुर्तगालियों का उपनिवेश था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे, सबसे बाद में भारत में गए थे। इस बात को आप याद रखें। और दोस्तों आपको बता दें गोवा को हमने पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था कब? 1961 में। 1961 में हमने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था। कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत। इसको भी आप लिख लें अंडरलाइन कर। अगर हम बात करें 52वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों 10वीं अनुसूची से संबंधित है, जो कि दोस्तों दल बदल से संबंधित है। इसको भी आप नोट कर लें। आई होप दोस्तों आपको क्लास में इंटरेस्ट आ रहा होगा, आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज पॉलिटी आपको रटने वाली है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? वर्ष 1976, वर्ष 1978, वर्ष 1992, वर्ष 2002। यहां से मैं आपको 8 से 10 ऐसे सवाल लिखाऊंगा जो आपकी परीक्षा में आने ही आने हैं, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये कब का है? ये वर्ष 1978 का है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको याद होगा पहले 31 अनुच्छेद 31 यानी कि आर्टिकल 31 दोस्तों संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। इसको दोस्तों फिर निरस्त कर दिया गया था आर्टिकल 31 को, और इसकी जगह पर दोस्तों क्या हुआ था? 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। और ये आर्टिकल कौन सा बन गया था? आर्टिकल 300 ए बन गया था, जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। और दोस्तों 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसके द्वारा बोला गया था कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से निकालकर इसको विधिक अधिकार में डाल दिया गया था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों सवाल बनता है 1976 से, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको याद होगा 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1976 का है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए मूल संविधान में हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, आपको जवाब देना है हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर दोस्तों 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 होता है और 10 मौलिक कर्तव्यों को 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ दिया जाता है। और दोस्तों प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था इसी समय, कब? 1976 में, और 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? लिखिएगा अपनी कॉपी में। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसको आप लिखते चले अपनी कॉपी में। अब दोस्तों बात करते हैं 1992 का। ये क्यों महत्वपूर्ण है? आपको याद होगा 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका अधिनियम कब का है? 1992 का। लेकिन लागू कब हुआ था? 1993 में ये लागू हुआ था। तो अगर आपसे अधिनियम पूछे तो 1992, अगर आपसे पूछे लागू कब हुआ? 1993। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और दोस्तों पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। इसको भी आप याद रखें। 2002 में दोस्तों क्या हुआ था? तो दोस्तों यहां पर लिख लीजिएगा 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके द्वारा दोस्तों क्या हुआ था? तो आपको याद होगा हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 21A, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 2002 का है। इसको भी आप ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कब की गई थी? तो मैंने अभी आपको बता दिया 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों यहां पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी डिस्कस कर लिया है, मैंने बता दिया है आपको। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 1992 का अधिनियम है, 1993 में लागू हुआ। अब दोस्तों यहां पर है 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये किससे संबंधित? सहकारी समिति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? इसका आर्टिकल है माफ कीजिएगा, कौन सा संविधान संशोधन है? 97वां संविधान संशोधन है। और याद कीजिएगा दोस्तों सहकारी समिति का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग 9B। इसको भी आप लिख लें, सवाल मिलेगा नहीं आपको कहीं ढूंढे। भाग 9B सहकारी समिति का उल्लेख है इसके अंदर। अब दोस्तों आपको याद होगा 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें क्या है? मंत्री परिषद के आकार से संबंधित है। इसको भी आप लिखेंगे, मंत्री परिषद का आकार क्या होगा? ये बात कौन से संविधान संशोधन में है? 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो मैंने अभी आपको बताया, डिस्कस कर लिया है हमने 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन कब हुआ था? इसी समय हुआ था। कब का है? 1976 का है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? याद कीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 51A। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। हमने 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों ये 89वां और 101वां, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको दोस्तों याद होगा पहले क्या था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित है 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लिख लीजिएगा इसको,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। दोस्तों पहले था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 338। आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 338 था। फिर दोस्तों होता है 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कब होता है ये, 2003 में होता है। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा पूरे मैटर को। पहले दोस्तों क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति था, जो कि आर्टिकल 338 में आता है। उसके बाद होता है 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कब, 2003 में। फिर दोस्तों ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति बन जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, और आर्टिकल कौन सा हो जाता है, आर्टिकल 338 ए। अब दोस्तों आपसे सवाल कैसे पूछेगा यहाँ से, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आप जवाब देंगे आर्टिकल 338 में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 338 ए। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर हम बात करें 101वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये जीएसटी से संबंधित है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इससे संबंधित है। और जीएसटी कैसा कर है, ये दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है, आपको याद होगा। अगर दोस्तों हम बात करें जीएसटी अपने भारत में कब लागू हुई थी, तो आपको याद होगा 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू हुई थी। अब जीएसटी का दोस्तों संविधान संशोधन, माफ कीजिए, जीएसटी का आर्टिकल आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। अगर आपसे केवल जीएसटी का आर्टिकल पूछे 246 ए, जीएसटी का आर्टिकल कौन सा है, 246 ए। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है, 279 ए। इन दोनों सवालों को मैं तो कहता हूं ब्रैकेट में नोट करके रखिएगा। ऐसा दोस्तों कंटेंट आपको मिलेगा नहीं, बहुत डीप कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं, नोट करते चलिएगा। आई होप दोस्तों आपने सारे फैक्ट को लिख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ये लीजिए दोस्तों आपकी परीक्षा का सवाल। ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत का महान्यायवादी, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, 72, 71, 76, 61। ये चारों आर्टिकल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत के महान्यायवादी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 76 में है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको भी आप याद कर लें, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों यहां से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी वो आप देखिएगा। भारत का महान्यायवादी, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 76। वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमणी, इसको आप लिख लें, आर वेंकट रमणी। ये बात आपको नोट करके रखनी है, अच्छा सवाल है। और ये भारत का जो महान्यायवादी होता है किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति के, यानी कि प्रेसिडेंट के। किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, प्रेसिडेंट के। तो कई बार सवाल पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आप जवाब देंगे राष्ट्रपति करता है। आपने दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग का नाम सुना होगा, यानी कि संयुक्त बैठक 108। आर्टिकल कौन सा है इसका, आर्टिकल 108। इसको दोस्तों बुलाता कौन है, इसको बुलाता है राष्ट्रपति। इसकी दोस्तों अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, और इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। एक सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या दोस्तों भारत का महान्यायवादी इसके अंदर भाग लेता है कि नहीं, तो आप कहेंगे जी हाँ भाग लेता है। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो ज्वाइंट सिटिंग में भाग तो लेता है, लेकिन दोस्तों वोटिंग में भाग नहीं लेता है। ये बात आपको बहुत खास तौर से याद रखनी है। आपको दोस्तों ऑप्शन देकर कंफ्यूज कर सकते हैं, यानी कि स्टेटमेंट वाले सवाल में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों फैक्ट बात करें, आर्टिकल नंबर 72, इसमें क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान। जो राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति होती है कौन से आर्टिकल में होती है, आर्टिकल नंबर 72 में होती है। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 71 में क्या है, तो आपको याद होगा, अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है, उसका निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन से आर्टिकल के तहत करेगा, आर्टिकल नंबर 71 के तहत करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति का महाभियोग दोस्तों कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 61। इसको भी आप लिखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 61 में है। और राष्ट्रपति की शपथ भी कई बार पूछी गई, इसको भी आप लिख लें, आर्टिकल नंबर 60, राष्ट्रपति की शपथ। और दोस्तों राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल नंबर 52 में है, उसकी कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 53 में है। और दोस्तों उसका निर्वाचन कौन से
54 में है और निर्वाचन की जो पद्धति है वो 55 में है। इसको भी आप थोड़ा लिख लें, सवाल अच्छे हैं, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। और एक सवाल और मैं आपको लिखवा देता हूं, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 123 में है। इसको भी आप कहीं पर लिख के रखें। देख रहे हैं दोस्तों आप, सवाल एक है लेकिन एक सवाल से मैं आपको 8 से 8 10 से 10 सवाल बता रहा हूं। सवाल मैंने 20 लिए लेकिन आज सवाल आपको मैं 400 500 देने वाला हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है महाधिवक्ता। अभी मैंने आपको बताया महान्यायवादी। अब दोस्तों महाधिवक्ता क्या होता है? महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको बता दें, जो महान्यायवादी होता है वो केंद्र का सबसे बड़ा वकील होता है, लेकिन जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। अब जब राज्य का सबसे बड़ा वकील है तो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और महाधिवक्ता का उल्लेख ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 165 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें तो दोस्तों राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 263 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। और आर्टिकल नंबर 64 में क्या लिखा है? आर्टिकल नंबर 64 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसको आप लिख के रखें, परीक्षा में सवाल स्टेटमेंट बनाकर पूछा गया है आपसे ये कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 64 के तहत। इसको भी आप लिख लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखे हुए हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अति महत्वपूर्ण आर्टिकल है 25, 32, 35, 38। दोस्तों आपको बता दें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। आर्टिकल नंबर 32 से 35 के बीच में होते हैं। 32 से 35 के बीच में होते हैं। आर्टिकल नंबर 32 से 35 के बीच में होते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप दोस्तों यहाँ पर 37 बना लीजिएगा, वरना दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 32 से 35। इसके बीच में कोई सा भी आर्टिकल देके रखे तो आप समझ जाइएगा ये उपचारों की बात कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ये आपको याद होना चाहिए। और आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आर्टिकल नंबर 25 में क्या है? आपको याद होगा 25 से 28। इसके बीच में दोस्तों क्या था? आपको याद होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसको भी आप लिख लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 17, 15, 19, 24। दोस्तों आपको यहां से मैं आपको 8 से 10 आर्टिकल बताता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप लिख लेना। आर्टिकल नंबर दोस्तों कौन सा? ये आर्टिकल नंबर 15 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, वेशभूषा, इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 15 के तहत है। आर्टिकल नंबर 17 में क्या है? तो आपको याद होगा अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 17 है। आर्टिकल नंबर 19 में क्या है? तो आपको दोस्तों याद होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, 19 आर्टिकल, आप कोई सा भी परीक्षा देने जाएं, 19 आर्टिकल, उसके अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं 19A, 19B, 19D, 19E, ये आप पढ़कर जाएं, क्योंकि दोस्तों ये सवाल आपकी परीक्षा में बहुत आते हैं। 19D देखिए आप दोस्तों, जैसे कि आर्टिकल 19D और आर्टिकल 19E, ये बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 19D के मतलब क्या है? आर्टिकल 19D का मतलब है कि आप भारत में स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है, उस पर दोस्तों कोई रोक नहीं लगा सकता है। आर्टिकल नंबर 19D, आप दोस्तों भारत में कहीं भी बस सकते हैं, ये दोस्तों आपकी स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19E के तहत। इसको भी आप ध्यान में रखें। एक सवाल आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल केवल और केवल भारतीयों को ही दोस्तों प्राप्त हुए हैं। ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, आपके होमवर्क का सवाल है ये, जल्दी से बताएं कौन से आर्टिकल केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। इसका जवाब जल्दी से कमेंट कर देंगे। आर्टिकल नंबर 23, 24, आर्टिकल नंबर एक 23 होता है, एक 24 होता है। ये दोनों आर्टिकल किससे संबंधित है? ये दोनों आर्टिकल संबंधित है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। लेकिन सवाल इसके अंतर्गत कैसा आता है? अगर सवाल आपसे पूछा जाए बेगार प्रथा, बंधवा मजदूरी, मानव अंगों की तस्करी पर रोक, इन सब का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 23। इन सब पर रोक आर्टिकल नंबर 23 के तहत लगाई जाती है। और दोस्तों छोटे बच्चों से आप माफ कीजिएगा, छोटे बच्चों से आप कार्य नहीं करा सकते हो कारखानों में, ये कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 24 के तहत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया?
21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये चार सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया, तो आप नोट कर लीजिएगा। चारों सवाल मैं आपको नोट करा देता हूं। दोस्तों हमारे मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों होता है 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा 15वीं भाषा सिंधी। कौन सी 15वीं भाषा? कौन सी? सिंधी। इसको कब जोड़ा गया? 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद होता है दोस्तों 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आपको एक सूत्र मैंने कई बार नोट कराया है, नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था ये 3 भाषाओं को। उसके बाद होता है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया? ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब यहां पर एक सवाल देके रखा हुआ है 99वां संविधान संशोधन। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों एकमात्र संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया है वो कौन सा संविधान संशोधन है? 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसको आप नोट करके रखें, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। और दोस्तों क्लास पर अगर नए हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना और दिल से दोस्तों सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स है आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जिस किसी भी बच्चे का एग्जाम है इस क्लास को मिस मत करना, 100% आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएगी क्लास है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बता दिया राष्ट्रपति का अध्यादेश कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 123 है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राज्यपाल का अध्यादेश, तो आप जवाब देंगे 213 है। ये दोस्तों राज्यपाल का अध्यादेश है, राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल नंबर 213 है। ये वो सवाल है जो दोस्तों परीक्षा में आते ही आते हैं। आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों आपको याद होगा, आर्टिकल नंबर 153 में क्या है? आर्टिकल नंबर 153, 154, इनमें दोस्तों मैंने आपको कई बार नोट भी कराया। आर्टिकल नंबर 153 में है राज्यपाल का उल्लेख, यानी कि भारत का जो मतलब हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल नंबर 153 में लिखा हुआ है। लेकिन आर्टिकल नंबर 155 इसमें क्या है? आर्टिकल नंबर 155 के तहत दोस्तों क्या है? राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 155 में लिखी हुई है। ये बात भी कहीं पर आप नोट करके रखें। आर्टिकल नंबर 161 में क्या है? आपको याद होगा दोस्तों राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 में है। लेकिन अगर राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति की बात करें तो आर्टिकल नंबर 161 में है। इसको भी आप नोट करके रखें, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? ये लीजिए दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो सबको पता है भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दें भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल 143 मैंने कई बार आपको नोट कराया है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से दोस्तों परामर्श कर सकता है किसी भी चीज को लेकर, और जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या है वो परामर्श दे सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 143 के तहत है। ये सवाल भी परीक्षा में कई बार पूछा गया एसएससी की, इसको भी आप ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 1, 2, 3, 4। दोस्तों आपको याद होगा वेतन भत्ते ये दोस्तों कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 2। दोस्तों पेंशन हो गया, वेतन भत्ते होगा, ये सब का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 2 में है। इसको भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों अनुसूची नंबर 3 में क्या है? आई थिंक इसमें शपथ है। दोस्तों इस सवाल को आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से, शपथ 2 में है कि 3 में है, इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। थोड़ा सा माइनर सा कंफ्यूजन है, लेकिन दोस्तों जहां तक 100% श्योर है आंसर यही होने वाला है कि वेतन भत्तों और पेंशन का उल्लेख है अनुसूची नंबर 2 में, और जो शपथ का उल्लेख है अनुसूची नंबर 3 में है। और दोस्तों अनुसूची नंबर 4 में क्या है? 4 राज्यों का उल्लेख, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। माफ कीजिएगा, ये देखिए गलती हो रही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन से आर्टिकल में है? माफ कीजिए कौन से अनुसूची में? अनुसूची नंबर 4 में है।
देखिएगा दोस्तों, अनुसूची नंबर 1 में क्या है, राज्य और उसके संघ क्षेत्र हैं एक अनुसूची में। अनुसूची नंबर 2 में क्या है, वेतन भत्ते और पेंशन है। अनुसूची नंबर 3 में क्या है, शपथ संबंधी उल्लेख है। अनुसूची नंबर 4 में क्या है, राज्यसभा का सीटों का आवंटन है। अनुसूची नंबर 5 में क्या है, शेड्यूल एरिया से संबंधित है अनुसूची नंबर 5। और अनुसूची नंबर 6 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें 4 राज्यों का उल्लेख है। कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन सबका उल्लेख किसका है, ये दोस्तों अनुसूची नंबर 6 में है। इसको भी आप ध्यान में रखिए। अनुसूची 8 में क्या है, भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 9 में क्या है, भूमि सुधार। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल से संबंधित है। और दोस्तों और अनुसूची 11 73वां संविधान संशोधन। कितने विषय हैं दोस्तों, एक सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया कि अनुसूची 11 में कितने विषय हैं, तो आप लिखेंगे 29 विषय हैं। कितने, अनुसूची 11 में 29 विषय हैं। अनुसूची 12 में कुल 18 विषय हैं। ये दोनों सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल है। जितनी अनुसूचियां थी सारी मैंने आपको नोट करा दी, इसको आप नोट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद में है। ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 343, 344, 351, 351 ए। दोस्तों आपको बता दें, राजभाषा आयोग ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 344 में है। इसको आप लिख लें, आपकी परीक्षा में 100% छपेगा सवाल। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी, कौन से आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल नंबर 343। बच्चे को पता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी। ये भी आप थोड़ा याद रखें, परीक्षा में कई बार आया सवाल है, मैंने नोट करा दिया इसको। अगर हम बात करें राजभाषा आयोग कब का, आर्टिकल 344 में दोस्तों राजभाषा का आयोग है। और दोस्तों राजभाषा का विकास, अगर आपसे पूछा जाए राजभाषा का विकास ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 351 में है। और आर्टिकल नंबर 350 ए में क्या है, तो दोस्तों जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा होगी, जो प्राथमिक शिक्षा होगी, वो राजभाषा में होगी। तो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 350 ए। इस बात को भी आप नोट कर लें, हो सकता है आपकी परीक्षा में इन 4 में से एक ना एक सवाल आपको देखने को मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एवं शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है। ये वो सवाल है जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको याद होगा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। इसमें दोस्तों क्या है, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होते हैं उसके अंदर सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल नंबर 29 और 29 और 30 के तहत है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और आर्टिकल नंबर 31 निरस्त हो चुका है, आपको मैंने बताया था, जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। आज का अगला सवाल, लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। ये लीजिए आपकी परीक्षा का सवाल। दोस्तों लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, कितने मेंबर हो सकते हैं, वर्तमान में कितने, ये सवाल बहुत बार परीक्षा में आते हैं। एसएससी का आप पेपर उठाकर देख सकते हैं। दोस्तों लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 543, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों कितने सदस्य होते हैं, कितने, 552 होते हैं। लेकिन कितने हो सकते हैं, 550, बहुत फर्क है। होते कितने हैं, 552, कितने हो सकते हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों मैं उल्टा बोल गया। कितने दोस्तों हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। होते कितने हैं, 550। वर्तमान में कितने हैं, 343। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। राज्यसभा में दोस्तों कितने सदस्य होते हैं, पूरे इतने हैं, कितने, 245। ये दोस्तों हैं, और ये दोस्तों हो सकते हैं। ये दोनों बातें बहुत अलग हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, 250 हैं, कितने, 245। दोस्तों जिसमें से 233 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 233 निर्वाचित होते हैं। लेकिन जो 12 होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। 12 होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखनी है। ये वो सवाल थे जो आपके एसएससी में और वनडे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इन 20 सवालों के माध्यम से पूरी पॉलिटी मैंने आपको रिवाइज कराई है। अब आप कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी, आज का प्रयास आपको कैसा लगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।